कोडोमिनेंस पढ़ा था, ठीक है। ओके दर्शक, थैंक यू। ठीक, तो हमने कोडोमिनेंस पढ़ लिया था, मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा दिया था, लॉ ऑफ पेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक दिखा दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बता दिया था, टेस्ट क्रॉस बता दिया था, बैक क्रॉस बता दिया था। सही है ना? इतनी सारी चीजें पहले बता दी, सही बात है ना? यस सर। ठीक है। अब देखो अभी तक हमने, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, डाई हाइब्रिड क्या होती है, टाई हाइब्रिड क्या होती है, अलील्स क्या होते हैं, अलीलोमार्फ क्या होते हैं। ठीक है, किसी को कहीं पे डाउट हो तो पूछिएगा, राइट। अब देखिए अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक, है ना। अब हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, है ना। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स का मतलब हुआ डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब अब हम दो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में एक साथ पढ़ेंगे, डाई हाइब्रिड। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप एक साथ दो कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आप सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप दो कैरेक्टरिस्टिक की एक साथ इनहेरिटेंस को आप स्टडी करते हैं। तो अब देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस में पहले एक बेसिक बात समझ लेते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, आप उससे नोट कर लीजिएगा, लेकिन पहले मैं आपको समझाता हूं। देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जनरली बच्चे गलतियां कर जाते हैं, तो आपको गलतियां नहीं करना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में इनिशियल लेवल पे ही मिस्टेक होती है और इसके पूछे जाने के फ्रीक्वेंसी बहुत रहती है। तो हमने क्या किया कि हमने पेरेंटल जनरेशन लिया, पी जनरेशन। तो पेरेंटल जनरेशन लिया, पेरेंटल जनरेशन में हमने दो पेरेंट लिए, दो पी के प्लांट लिए, है ना, मटर के प्लांट लिए। अब उसमें क्या है, एक मटर का प्लांट है, उसमें जो सीड है वो सीड है राउंड, लेकिन इसका कलर है, जो कॉटिलीडन का कलर है वो येलो कलर का, तो उसमें येलो कलर के कॉटिलीडन, तो राउंड और येलो। वैसे ये डोमिनेंट है, तो ये अगर डोमिनेंट है तो आप देखिए ये क्या है, दिस इज राउंड का होगा आर आर, और येलो का होगा कैपिटल वाई कैपिटल। अब हम लोग इसका क्रॉस करवाते हैं। कोडोमिनेंस पढ़ना था सर, ये कोडोमिनेंस नहीं नहीं नहीं, डायहाइब्रिड क्रॉस कोडोमिनेंस नहीं पढ़ाया था क्या लास्ट क्लास में? कोडोमिनेंस नहीं पढ़ाया था? अच्छा, तो कोडोमिनेंस पढ़ना है भाई, वो तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पार्ट। चलो पहले कोडोमिनेंस पढ़ा देता हूँ, चलो पहले मैं कोडोमिनेंस पढ़ा देता हूँ, हटा देता हूँ उसको। नेक्स्ट, कोडोमिनेंस। अच्छा, इन्हें आपको बता दिया था ना फिर तो। देखो कोडोमिनेंस का जो एग्जांपल है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। तो ह्यूमंस के ब्लड ग्रुप में, ह्यूमन का ब्लड ग्रुप एक तो ओ होता है, ए होता है, बी होता है और ए बी, ठीक है। तो चार होते हैं, चार टाइप के ह्यूमन के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। अब देखो हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस हैं, तो हर कैरेक्टरिस्टिक के, तो ये ब्लड ग्रुप क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, है ना। ब्लड ग्रुप इज कैरेक्टरिस्टिक। इस कैरेक्टरिस्टिक के ब्लड ग्रुप के हर कैरेक्टरिस्टिक के दो दो जीन होंगे। तो जो ओ होता है ये रेसेसिव होता है, अगर इसके साथ कोई डोमिनेंट जीन आ जाए तो ये अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, आईओ और आईओ। उसी तरह से जो ए होता है ये डोमिनेंट है, तो यहाँ पर एक तो ये होमोजाइगस कंडीशन हो सकती है। तो किसी बंदे का अगर ब्लड ग्रुप है ए है, तो उसके या तो जीन होंगे आई ए मतलब होमोजाइगस ए होगा, या तो हेट्रोजाइगस ए भी हो सकता है, आई ए और आई ओ भी हो सकता है। अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर जो जीन्स होंगे
या तो होमोजाइगस कंडीशन होगी तो IB और IB होंगे, और या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो IB और IO होंगे। यहाँ पे देखो IO क्या है, रेसेसिव है, और रेसेसिव हमेशा अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेसेसिव अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप AB है तो तय है कि उसका ब्लड ग्रुप IA और IB होगा। अब देखो क्या होता है कि A और B, यहां पर अब बात ये करते हैं कि देखिए यहां पर जो O है ये रेसेसिव है, ठीक है, ये क्या है, डोमिनेंट है, ये क्या है, डोमिनेंट है, और ये जो एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। तो देखिए सपोज दैट किसी बंदे का ब्लड ग्रुप किसी मदर का, फादर का ब्लड ग्रुप पहले देख लेते हैं। किसी फादर का ब्लड ग्रुप जो है, ये फादर है, और फादर का ब्लड ग्रुप हेट्रोजाइगस A है, A, और किसी मदर का ब्लड ग्रुप जो है हेट्रोजाइगस B है। अब देखिए तो इसका क्या होगा, IA और IO जीनोटाइप होगा, इसका जीनोटाइप क्या होगा, IB और IO होगा। अब दोनों के बीच में हम लोग क्रॉस करवा दें, पहले A का क्रॉस B से कराएंगे, फिर इसी A का क्रॉस इससे करवाएंगे। ऐसी क्या करेंगे कि इसका क्रॉस IO का IB से करवाएंगे, और फिर इस IO का IO से करवाएंगे। अब इसमें हम लोग क्रॉस करके बना लेते हैं कि क्या क्या इसके ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे जाकर के, वो पहला तो बनेगा हमारा, इसका क्रॉस हमने इससे करवाया, इससे करवाया, तो IA और IB। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ले, जहां पर देखिए, चलो पहले क्रॉस कर लेते हैं फिर बताता हूं। और इसका क्रॉस जब इससे कराया, IA IO, यहाँ पे IA और IB, और फिर क्या, IO और IO। देखिए यहां पर क्या है, A डोमिनेंट है, तो जब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है तो हमेशा डोमिनेंट ब्लड ग्रुप ही अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। यहां पर भी क्या है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, ये दोनों क्या है, मतलब डोमिनेंट यहां पे काम करेगा, ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंट हो गया। रेसेसिव हमेशा अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में शो करते हैं ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डोमिनेंट। लेकिन यहां पर क्या होगा, जब दो डोमिनेंट जीन एक दूसरे के इंटरेक्शन में आते हैं, साथ आते हैं, तो कोई भी ना रिसेसिव होता है ना ही कोई डोमिनेंट होता है, दोनों ही अपने कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ। तो देखो जब पूछा जाए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो आपका आंसर ब्लड ग्रुप नहीं होगा, ब्लड ग्रुप पूरा नहीं है, सिर्फ पूरे ब्लड ग्रुप में AB जो ब्लड ग्रुप है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर पूरा ब्लड ग्रुप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कोई बता सकता है? नोट कर लो और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। कोडोमिनेंस को। काउ, ये क्या हो, काउ, अयान मुझे समझ नहीं आया, काउ क्या होता है? सर कोडोमिनेंस को। हाँ, जर्सी काउ किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? जल्दी से इसको नोट करो, व्हाइट एंड ब्लैक, राइट, बिल्कुल। जर्सी काउ हो गए, डॉल्मेशियन डॉग हो गया, सब कोडोमिनेंस है, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि ये ब्लड ग्रुप है
चारों ब्लड ग्रुप किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? ये कौन सा लॉ रिप्रेजेंट करते हैं? चारों ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप अगर बात की जाए तो वो तो कोडोमिनेंस की बात करता है। नोट करो पहले कोडोमिनेंस। नोट कर लिया क्रॉस? बोलो भाई, क्रॉस नोट कर लिया तो मुझे मैसेज करिए जल्दी से। नहीं नहीं, मुझे आवाज नहीं ना ना आयशा, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप, मैंने वो अलाउ कर रखा है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर आ रही है? बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? I think there might be some either microphone issue or some internet issue. आप मैसेज कर दो मुझे। डन। ठीक है, राइट। तो नोट करेंगे कोडोमिनेंस। when two alleles when two alleles neither show dominant recessive relationship, when two allele neither show dominant recessive relationship nor show intermediate condition, but both of them express themselves simultaneously. This condition is called codominance. This condition is called codominance. फुल स्टॉप। नोट करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ इसी में। when both of allele present together in heterozygous condition, express their trait in heterozygous condition, express their trait independently instead of showing dominant recessive dominant recessive
relationship. These are called codominant allele. These are called codominant allele. ठीक है भाई, समझ में आ गया? आप देखो मेरा एक, ये आपके एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया होगा, मे बी नहीं दिया शायद। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये चारों ब्लड ग्रुप क्या दिखाते हैं? इनमें से कोडोमिनेंस तो सिर्फ ए बी दिखता है। ये मैं क्लियरिटी इसलिए कर रहा हूं ताकि नीट के लिए आपको क्लियरिटी बनी रहे। ये चारों जिस फिनोमेना को रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म। दो चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। पहला है मल्टीपल एलिलिज्म। देखो मल्टीपल एलिलिज्म क्या है? कैरेक्टरिस्टिक एक है। क्या है कैरेक्टरिस्टिक? ब्लड ग्रुप। लेकिन जीन कितने हैं, उसके एलील कितने? 1 2 3 4 5 6 एलील हैं। तो जब किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक को, एक कैरेक्टर है और अलील कितने हैं? एक से ज्यादा अलील हैं। जब किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को एक से ज्यादा अलील रिप्रेजेंट करें, इस कंडीशन को मल्टीपल एलिलिज्म कहा जाता है। नोट करिए, व्हेन a single characteristic when a single characteristic is represented by when a single characteristic is represented by more than one gene, one allele. When single characteristic is represented by more than one allele, this is called multiple allelism. This is called multiple allelism. नेक्स्ट चीज है प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी इसका जस्ट उल्टा है। वन अलील एंड मोर देन वन कैरेक्टर। ठीक है, नोट करो प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी is the phenomena when single gene, pleiotropy is phenomena when single gene represent or show more than one characteristic. Single gene shows more than one characteristic. ठीक है भाई, चलिए यहां तक क्लियर है सबको? अब आ जाओ इसमें ये इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, डायहाइब्रिड क्रॉस। अब देखो क्या होता है, डायहाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टरिस्टिक को लेते हैं। अब डायहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी ली गई? टू कैरेक्टरिस्टिक। अब दो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी? एक तो हमने लिखा है सीड शेप और दूसरा हमने ले रखा है कॉटिलीडन कलर, मतलब सीड कलर। तो पहला हमने ले लिया राउंड और येलो, और सेकंड वाला हमने ले लिया रिंकल्ड और ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन। तो दो कैरेक्टरिस्टिक हमने ले ली, रिंकल और राउंड। ये जो शेप है ये रेसेसिव स्मॉल स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये ग्रीन है इसको स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके गैमीट बनाना शुरू करेंगे, है ना। तो अगर इसके हम लोग गैमीट बनाएंगे, 4 गैमीट बनेंगे। ठीक है, समझते हैं ना मेरी बात? बहुत ध्यान से।
4 गैमीट बनेंगे कैसे? कैपिटल आर, कैपिटल वाई। 4 गैमीट तो इसका ही बनेगा ना चारों, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ये 4 गैमीट बनेंगे इसके भी ऐसे ही चारों गैमीट बनेंगे। स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल। ये क्या हो गया? ये है गैमीट फॉर्मेशन, है ना। तो सबसे पहले आता है ये पेरेंटल जनरेशन, फिर गैमीट फॉर्मेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब तो आप सब पढ़ चुके हो, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस के बाद अब हम लोग आते हैं F1 जनरेशन, F1। तो अब F1 जनरेशन पे आ जाते हैं। F1 जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे तो कितने बनेंगे? अरे भाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे सब ऑफस्प्रिंग कैसे बनेंगे? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ऐसे ही बनेंगे। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसके अलावा कोई बनेगा क्या? सभी ऐसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बताओ पहले। बनेंगे ना क्या भाई? दो दो, जो मैंने ज्यादा बना दिया इसको, दो दो ही बनाओ। गैमीट तो दो ही दो बनेंगे। बोलो भाई, इसमें किसी को कोई शक? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधे पनेट स्क्वायर बनाते हैं। पनेट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? देखो देखो, मुझे बताते जाना, अगर किसी को कहीं पे कोई डाउट हो एकदम फ्रैंकली पूछना, कोई शर्म संकोच वाली बात नहीं है। देखो, हम लोग ऐसे पनेट स्क्वायर बनाते हैं। ये पनेट ने डिजाइन किया हुआ था, इसीलिए इसको पनेट स्क्वायर कहते हैं, है ना। और देखिए, ऐसे हम लोग, तो इजी करने के लिए हमने इस तरह से पनेट स्क्वायर डिजाइन किया। तो आप देखिए, पनेट स्क्वायर में इनको ऊपर रख दिया जाए। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, है ना। स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो सभी गैमीट में आपसे यही कह रहा था कि कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई बनेंगे। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई बनेंगे। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। मतलब कि यहां पर जितने भी बनेंगे F1 में ऑफस्प्रिंग, जितने बनेंगे सब डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक के बनेंगे। तो सभी तरह के क्या होंगे, क्या होगा, 4:0 आप इसको चाहे बोलिए, चाहे आप इसको बोलिए 1:1:1:1, है ना। यही हमने पढ़ा था कि F1 में ये बनेगा जाकर के, और ये सब क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। जीनोटाइप भी यही होगा और फिनोटाइप भी यही होगा। हाँ, यही जीनोटाइप होगा और यही फिनोटाइप होगा, सेम होगा फिनोटाइप। और सब कैसे बनेंगे, राउंड और येलो। यहां पे किसी को डाउट हो तो जल्दी से बताइए, वरना नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? सर आपने इसमें सारे ऑफ स्प्रिंग क्यों नहीं लिए? सारे तो लिए, देखो ना, गैमिट दो ही दो बनेंगे ना ऊपर, सारा ऑफ स्प्रिंग लिए देखो। इसका हम लोग गैमिट बनाएंगे, एक एक, इसका दो दो जीन है ना, 4 जीन मौजूद है, तो दो दो के जोड़े होंगे, ये और ये कॉम्बाइन हो जाएगा, ये और ये। तो जीन क्या बनेगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, एक ये बन गया, कैपिटल आर और कैपिटल वाई दूसरा ये बन गया। ये तो गैमीट बनना है।
क्रॉस थोड़ा ना करा रहे हैं हम लोग, ये गैमीट बन रहे हैं, समझे भाई? सिंपल है, देखो इसके 2 और बनने चाहिए थे। नहीं, 2 और नहीं बनेंगे, गैमीट बनना है ये। एक्चुअली क्या होता है समझो बात को। अच्छा एक बात बताओ, ये मियोसिस होगी, है ना, समझना अयान, मियोसिस होगी। तो मियोसिस में जैसे एक एक्स और एक वाई अलग हो गया, है कि नहीं? ठीक है, फिर क्या होगा, एक एक्स और एक एक्स अलग हो गया। तो मियोसिस के बाद जब फ्यूजन होगा तो इसका इसका फ्यूजन होगा, है ना, एक ये बनेगा, और इसका इसका फ्यूजन होगा, एक ये बनेगा, 2 ही तो बनेंगे। ओके सर, समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं? यस सर। देखो डिप्लॉइड में 2 गमीट एक साथ होंगे ना, 2 जीन एक साथ जाएंगे ना। यस। तो एक कोई भी मान लो एग, वो सॉरी ओवरी एग, और एक कोई मान लो पॉलन ग्रेन, है ना। तो यही कंफ्यूजन होता है एक्चुअली। पक्का क्लियर हो गया ना, कोई डाउट? यस, नो सर। ठीक है, तो पने ये ध्यान रखना, यहाँ पे जनरली डाइहाइब्रिड क्रॉस जब बोर्ड में आ जाता है तो मिस्टेक हो जाती है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रख। सबने नोट कर लिया, मैं आगे चलूं? ठीक है चलो, मतलब नोट हो गया सबका। द्रक्षा समझ में आ रहा है? रेयान दोनों ऐसा? चलो ग्रेट। अब देखो क्या है, अब समझो, मैं सीधे डायग्राम शेयर कर देता हूँ बनाने में टाइम लगेगा। क्या डायग्राम? चलो देखो, देखो भाई लोगों, है ना, ये वाली प्रोसेस जो ऊपर वाली है, ये वैसे ही बनाना हो अगर आपसे डाइहाइब्रिड क्रॉस पूछा जाए जैसे मैंने आपको अभी बताया, ठीक, बिल्कुल पहले वो बनाना है F1। अब आ जाते हैं F2 में। F2 में हम क्या करते हैं, हम लोग सेल्फिंग करवाते हैं, है ना। तो सेल्फिंग कराने क्या करते हैं, ये वाले देखो F2 में, देखो इसको शॉर्ट में दिखा दिया गया है। तो सेल्फिंग कराते हैं, तो F1 में हमारे जो ऑफस्प्रिंग बने थे वो बना था कैपिटल R, इसमें थोड़ा सा कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, है ना। फिर से कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, है ना। तो अब इनका हमें क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने के लिए अब हमें बनाने पड़ेंगे क्या, गैमीट, है ना। तो गैमीट कैसे बनाएंगे, गैमीट ऐसे बनाएंगे, देखो। अब गैमीट फॉर्मेशन के लिए पहले कैपिटल R, कैपिटल Y, ये बना, ठीक है। कैपिटल Y थोड़ा सा उल्टा कर रखा है, Y पहले ले रखा है और R बाद में ले रखा है, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं वैसे ही करके दिखा देता हूँ, है ना। इसको देखो, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, दोनों एक ही बात है। इसमें ऐसे ले रखा, Y पहले रखा है, मैंने पहले R ले रखा था, ठीक है। कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r। अब देखो गैमीट बनाते हैं, तो सबसे पहले गैमीट बनाएंगे कैपिटल Y, कैपिटल R। तो कैपिटल Y, कैपिटल R, ये हो गया पहला गैमीट, है ना। फिर क्या, कैपिटल Y, स्मॉल r, दूसरा गैमीट बना कैपिटल Y, स्मॉल r, ठीक है। फिर क्या हुआ, तीसरा गैमीट क्या बनेगा, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल y, कैपिटल R। चौथा गैमीट क्या बनेगा, स्मॉल y, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल r। अब देखो ये गैमीट बन गए, ये सब गैमीट मैंने इनको रख दिया कहां पे, ऊपर की तरफ, इस वाले डायमेंशन में, ठीक है ना, एक्सिस में, ऊपर वाले एक्सिस में। अब देखो ऐसे अगर हम इसके भी गैमीट बनाएंगे तो ऐसे ही गैमीट बनेंगे, सेम गैमीट बनेंगे। कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r। तो इसीलिए सेम ये गैमीट हमने नीचे रख दिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा,
जो नीचे वाली डायरेक्शन होती है इसमें हमेशा ओवा रखते हैं, और ऊपर वाली जो डायरेक्शन होती है उसमें पॉलन रखते हैं। अगर ये एनिमल का केस होता तो ऊपर वाली डायरेक्शन में स्पर्म रखते, ठीक है, और नीचे वाली डायरेक्शन में एग रखते। ये पनेट स्क्वायर का रूल होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया कि इनका क्रॉस करवाया, क्रॉस कराया तो देखिए क्या हुआ यहां पर, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, अब इसका इससे क्रॉस कराया, फिर इसका इससे क्रॉस कराया, फिर इसका इससे क्रॉस कराया, ठीक है ना। तो हमारा जो रेशियो आएगा वो आएगा 9:3:3:1, ठीक है, ये रेशियो आएगा, जिसमें 9 जो हमारे होंगे वो डोमिनेंट वाले होंगे, राउंड येलो होंगे, ठीक है। बाकी के 3 जो बनेंगे ये इंटरमीडिएट होंगे, मतलब ये हाइब्रिड होंगे। पहले में ग्रीन राउंड होगा, दूसरा होगा येलो रिंकिल होगा, और सबसे आखिरी में जो 1 बनेगा वो रेसेसिव बनेगा। तो यहां पर F2 का जो रेशियो होगा, है ना, जो फिनोटाइप रेशियो वो यही होगा, फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1। बोलो यहां तक किसी को डाउट? बोलो भाई, तुम लोग बोलते नहीं यार, No, sir. जल्दी बताओ। और अगर नहीं डाउट है तो इसको उतार लो बिल्कुल से, ठीक है, तो आप इसको एकदम कॉपी कर लीजिए। पहले वाला जो क्रॉस बनाया था उसके बाद फिर नीचे वाला क्रॉस जो मैंने लिखा है उसको बनाओ, फिर पनेट स्क्वायर बनाओ F2 का, और ऐसे ही आपको स्कूल में भी लिख के आना है। इससे क्या होगा कि टीचर को ये लगता है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, मार्क नहीं लिख रहे हो, मार्क्स तुम्हें अच्छे मिलेंगे, फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे। बोर्ड में टीचर को ये फीलिंग आनी चाहिए कि बच्चे ने रट के नहीं लिखा, उसको पूरा समझ में आया है। इस बात का ध्यान रखिएगा बोर्ड में मार्क्स लेने के लिए। डाई हाइब्रिड क्रॉस बना करके मुझे मैसेज करो।
डन, ठीक है, हो गया सबका, नोट किया जाए, आगे चला जाए, स्टार्ट किया जाए। चलिए अब मुझे बताओ कि लॉ ऑफ ये क्या बोलते हैं, चलो कोई नहीं, अब नोट कर लो, मैंने बता ही दिया, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस किस चीज को प्रूव करता है? तो देखो डाई हाइब्रिड जो क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या प्रूव करता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस ये बताता है कि ये जो ग्रीन वाला है, ये जो येलो वाला है, येलो वाला कैरेक्टरिस्टिक रिंकल के साथ भी जा सकता है, जरूरी नहीं कि राउंड के साथ में ही रहे। ये जो राउंड वाला कैरेक्टरिस्टिक है ये ग्रीन के साथ भी जाता है, जरूरी नहीं कि येलो रहे। तो यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक है एक दूसरे के साथ जाने के लिए इंडिपेंडेंट हैं, वो साथ एक दूसरे के रहने के लिए कंपेल नहीं है। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूव करता है मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस, राइट। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को नोट करेंगे, नीचे लिखो नोट, नोट, नोट द डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल, the dihybrid cross of Mendel proves law of independent, the dihybrid cross of Mendel, रक्षा, क्या हुआ समझा नहीं? मैं ये कह रहा था कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है ये मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये है क्या चीज? कोई भी करेक्टर किसी के साथ भी जाने के लिए फ्री है। मतलब कि यहां पर जो कैपिटल वाई है जो कि येलो है, ये येलो कहां पे जा सकता है? देखो येलो हमेशा राउंड के साथ में रहे, येलो वाला जो है ये रिंकल के साथ भी जा सकता है। तो येलो का कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअल में तो राउंड के साथ है, लेकिन ये रिंकल के साथ भी जा सकता है। राउंड वाला कैरेक्टरिस्टिक के साथ रहे, ये ग्रीन के साथ भी जा सकता है। तो ये दोनों ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इंटरमिक्स हो गए, मतलब कैरेक्टरिस्टिक येलो वाला कैरेक्टरिस्टिक दूसरे वाले के साथ में, येलो वाला कैरेक्टरिस्टिक रिंकल के साथ में चला गया और राउंड वाला कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन के साथ में चला गया। तो कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे के साथ में जाने के लिए इंडिपेंडेंट है, ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस प्रूफ। तो नोट कीजिए, रक्षा क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर होगा? तो नोट करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल proves, dihybrid cross of Mendel proves law of independent, law of independent assortment, है ना। अब देखो मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या चीज, ये भी नोट करो। तो हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। According to this law, according to this law, the characteristic or factor are independent from each other, are independent from each other. That is alleles of different characters
are located in different pair of homologous chromosome. Different pair of homologous chromosome. They are independent from one another. They are independent from one another and segregate during gamete formation and they come together into offspring by fertilization. Full stop. आखिरी लॉ है वो भी नोट कर लीजिए, हालांकि वो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड दोनों ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का सिंपल सा मतलब है कि गैमीट्स सेग्रीगेट हो जाते हैं। देखो एक्स वाई है, दोनों पाए तो एक साथ जाते हैं, तो लॉ ऑफ पेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो गया। एक्स एक्स है, दोनों एक साथ पाए जाते हैं, क्या है? लॉ ऑफ पेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो जीन्स हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। दे गेट सेग्रीगेट, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मियोसिस होने वाली होती है, तो एक एक्स स्पर्म बनता है और एक वाई स्पर्म बनता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये एक्स अलग हो गया, ये एग में एक्स अलग हो गया। अब क्या होता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो वाई है साथ भी जा सकता है, एक्स वाला एक्स के साथ भी जा सकता है, तो ये किसी भी एक्स के साथ जाने के लिए फ्री है। यही क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये इंडिपेंडेंट है कि चाहे इसके साथ जाएगा इसके साथ जाएगा, इसका ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि ये इसी एक्स के साथ में रहेगा या इस एक्स के साथ में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये किसी के साथ जाने के लिए फ्री है। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? मियोसिस का होना। तो नोट करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट हेडिंग है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। According to this law, two alleles controlling each character they get separated during formation of gamete or spore by the process of meiosis. ठीक है, फुल स्टॉप। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन is also called law of purity of gamete. Law of purity of gamete। क्यों भाई? देखिए, क्योंकि ये एक्स वाई एक साथ हैं लेकिन इंटरमिक्स नहीं हो रहे, ये प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। जब भी मियोसिस होगी एक्स वाई से अलग हो जाएगा। येलो
और रिंकल्ड एक साथ मौजूद हैं, लेकिन ये एक दूसरे से अपनी आइडेंटिटी बचा के रखेंगे। जब भी गैमीट होगा तो ये इंटरमिक्स नहीं होंगे, ब्लेंड नहीं होंगे, ये वाई अलग हो जाएगा और ये वाई अलग हो जाएगा, दोनों का अपना एग्जिस्टेंस एक दूसरे से अलग हो जाएगा। दे डू नॉट ब्लेंड, नोट कर लो, बिकॉज दे डू नॉट ब्लेंड और इंटरमिक्स। इसीलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए पहले, तब हम आगे बढ़ेंगे। नहीं है कोई डाउट, मैसेज तो करो भाई, तुम लोग मैसेज नहीं करते यार, जल्दी करो मैसेज, बहुत स्लो स्लो तुम लोग रिस्पॉन्ड करते हो हैं। क्या हुआ, इसके पहले क्लासेस बहुत होती हैं क्या? यू पीपल आर लैकिंग विद एनर्जी, व्हाट हैपेंड? जल्दी करिए, मैसेज कीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। क्लियर, ठीक है, मैसेज किया करो, मतलब मुझे फील आता है कि आपको समझ में आ रहा है। else even I remains in dilemma, either you are understanding or there is some problem, ambiguity or something else। तो मैंने आपको मेंडल के चारों लॉ पढ़ा दिए। वन मोर थिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसने दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? बताएंगे क्या कुछ, कोई बताएगा? वुड यू थ्रो सम लाइट ऑन इट और नॉट? नो लाइट? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। आयशा, आज तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, क्या चक्कर है? क्वेश्चन मेरा ये था कि रेयान, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? चलो मैं ही स्टार्ट करता हूँ, तो होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थ्योरी ऑफ सर अब आ रही है? हाँ, अब आवाज आ रही है, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो देखो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको बताया था कि मेंडल को बेचारे को पता ही नहीं था कि मियोसिस होती क्या है। माइक्रोस्कोप के उस जमाने में खोज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज ही नहीं हुई थी, ठीक है। मेंडल को पता ही नहीं था बेचारे को जीन्स क्या होता है। कमाल की बात देखिए, इतने कैलकुलेशन से उसने बता दिया कि फैक्टर कोई चीज। तो मेंडल ने जिनको फैक्टर कहा, मेंडल ने कहा कोई चीज फैक्टर होती है, ठीक है। उसके बाद आया जॉनसन। जॉनसन ने कहा भाई मेंडल जिसको फैक्टर कह रहा है वो जीन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक और भाई साहब आए, वाल्डेयर।
वॉल्डेयर कहता है कि मेंडल जिनको फैक्टर कहता है, जॉनसन ने जिनको जीन कहा, वो एक्चुअली क्रोमोसोम में लोकेटेड है। तो वॉल्डेयर ने क्रोमोसोम खोजा। ठीक है, समझ गए? इसके बाद कुछ और भाई लोग आए, उनका नाम था W.S. सटन एंड T. बोवरी। इन्होंने ये थ्योरी दी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एंड दिस थ्योरी was confirmed by T.H. मॉर्गन। इसी थ्योरी को कंफर्म किया एनिमल्स में, फ्रूट फ्लाई में, T.H. मॉर्गन ने। ठीक है, नोट करो। ये सब चीजें नोट कर ली। अब देखो क्रोमोसोम है क्या चीज, नोट करिए इसके पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, दोनों में ही आपसे बोर्ड में पूछी जाती है। बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड इक्वली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन एज वेल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, विच इज ट्रू फॉर क्रोमोसोमल थ्योरी एंड ऑल दैट। इस तरह से नीट में क्वेश्चन आता है। और सीधे क्वेश्चन आता है कि काइंडली राइट डाउन द सर्टेन बाउंड्रीज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है। तो चलिए नोट किया जाए फर्स्ट पॉइंट। नोट करेंगे फर्स्ट, पहला पॉइंट थ्योरी का, स्पर्मेटोजोआ एंड ओवम, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटोजून, स्पर्मेटोजून and ovum contain all hereditary traits, all hereditary traits. Spermatozoon and ovum contain all hereditary traits. Next point. Hereditary trait reside inside, hereditary trait reside inside nucleus. Third point. Nucleus contain chromosomes which must be carrying, nucleus contain chromosome which must be carrying hereditary trait. फोर्थ पॉइंट, इसको अंडरलाइन भी कर लेना। सटन suggested that genes are actual, अंडरलाइन करेंगे, genes are actual physical heredity unit। सटन ने कहा था physical heredity unit. Genes are actual physical heredity unit that are located on chromosome that are
located on chromosome in linear order. ठीक है, linear order. इसी में लिखेंगे there must be, full stop, there must be 2 genes of each kind. There must be 2 genes of each kind, one on homologous, one on homologous क्रोमोसोम. देखो, हम आप डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो उसका कहना है कि क्रोमोसोम में 2 जीन मौजूद होंगे, जैसे कि ब्लैक आई का कैपिटल बी जीन्स और दूसरा बी जीन यहां पे. ठीक है, तो जीन की 2 कॉपी मौजूद होंगी और दोनों किस में होगी? ये दोनों आपस में क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम. तो होमोलॉगस क्रोमोसोम में जीन की 2 कॉपी होंगी. होमोलॉगस ये फिजिकल यूनिट है, मतलब डीएनए के फॉर्म में है. ये फिजिकली एक्चुअली प्रेजेंट है, यहाँ पे देखिए फिजिकली प्रेजेंट है. नेक्स्ट पॉइंट, homologous chromosome separate in meiosis. Homologous chromosome separate in meiosis. It is obvious that each gamete receive. It is obvious that each gamete receives only one chromosome of each type. ठीक है, तो हर गैमीट में हर तरह का एक जीन मौजूद होगा. जैसे यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है. तो जब गैमीट बनेगा तो गैमीट के अंदर एक बी जीन भी होगा और दूसरा एक्स या वाई जीन भी होगा. तो हर गैमीट हर तरह का एक जीन, मतलब एक कॉपी हर गैमीट के अंदर, ठीक है, रिसीव होगी ही होगी. नेक्स्ट पॉइंट, मियोसिस हुई, हैप्लॉइड हो गए, फिर जाके हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिले और फिर से ऑर्गेनिज्म जाइगोट में डिप्लॉइड बन गया. ठीक है, तो नेक्स्ट नोट करेंगे, the genes also restored in zygote. Genes also restored in zygote by fertilization. Next, there are numerous characteristics than chromosomes. मतलब क्रोमोसोम तो 23 है हमारे अंदर, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक बहुत ढेर सारे हैं. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब एक क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक. नोट करेंगे, देयर आर न्यूमरस कैरेक्टरिस्टिक than chromosome, hence each
क्रोमोसोम must carry several genes. क्लियर है भाई? यहां तक बोलिए भाई, इज इट क्लियर? बोलो बोलो भाई, क्लियर है यहाँ पे? मैसेज कीजिए, किसी को कोई डाउट हो यहाँ पे पहले मैसेज कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगर आपको क्लियर है तो बताइए, नहीं क्लियर तो बताइए, दोनों ही केस है। चलिए क्लियर है, ठीक है। अब चलिए, अब आगे चलते हैं लिंकेज में। व्हाट इज लिंकेज? अब लिंकेज क्या? देखो मेंडल के साथ क्या था, एक मिनट होल्ड करना भाई। अब देखो मेंडल के साथ क्या था, मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। लिंकेज और क्रॉसिंग, लेट्स हेडिंग डालेंगे लिंकेज, तो लिंकेज को समझते हैं। और ऐसा माना जाता है कि मेंडल वॉज ब्लेस्ड विद गॉड, क्योंकि मेंडल ने जिन जिन जीन्स पे एक्सपेरिमेंट किए वो लिंक नहीं थे आपस में। देखो लिंकेज क्या है, पहले इस बात को समझिएगा, तभी आपको ये सही से समझ में आ पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि अभी आपको ये आप नोट नहीं कर रहे हैं, ये आपको मैं समझा रहा हूं, आपको समझना है लिंकेज क्या। पहला क्या है, हमने ये पढ़ा कि एक राउंड वाला था, एक येलो वाला था, एक रिंकल्ड वाला जीन था, और एक ग्रीन वाला जीन। मेंडल के साथ ये बढ़िया था कि हर कैरेक्टरिस्टिक का जीन जो था वो अलग अलग क्रोमोसोम में मौजूद, ठीक है। मतलब क्या था कि ये जो राउंड वाला जीन था वो इस क्रोमोसोम में मौजूद था, येलो वाला कैपिटल वाई इसमें मौजूद था, स्मॉल आर इसमें मौजूद था, स्मॉल वाई। तो क्या था कि राउंड के साथ में रिंकल, ये क्रोमोसोम एक साथ आ जा रहे थे, तो राउंड के साथ में सॉरी राउंड के साथ में येलो आ जा रहा है, और येलो के साथ में रिंकल आ जा रहा है ना। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये राउंड वाला और येलो वाला जो जीन है ये एक ही क्रोमोसोम है, क्योंकि होता तो एक्चुअली ऐसे ही है, होता क्या है, मेंडल को ये बात पता नहीं थी, मेंडल ने जितने कैरेक्टरिस्टिक लिए हर कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग क्रोमोसोम में मौजूद था, लेकिन होता ऐसे है कि एक क्रोमोसोम में एक से ज्यादा, अगर ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक साथ होते तो कभी भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई अलग अलग नहीं हो पाते, और हम इन दोनों को क्या बोलते हैं कि लिंक जीन।
तो जब ये लिंक जीन होते तो कभी भी राउंड और कैपिटल आर और स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन कभी नहीं बन सकता था, ये कैपिटल वाई और स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं बन सकता था अगर ये जीन लिंक होते। लेकिन मेंडल वॉज ब्लेस्ड विद द गॉड, मेंडल ने जितने कैरेक्टरिस्टिक लिए उनके जीन आपस में लिंक नहीं थे। ये बात मेरी आपको समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, लोकाई मीन्स क्या होता है? देखो क्या होता है रेयान, सपोज दैट कि हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 2 है, इसी तरह के 23 1 से लेकर 2 हमारे 23 क्रोमोसोम है। दूसरे वाले क्रोमोसोम में ऊपर की पहली पोजीशन में, पहली वाली ऊपर की अपर साइड वाली जो आर्म है उसकी पहली पोजीशन में हमारे आईज के कलर का, आई के कलर का जीन मौजूद है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? आईज के कलर मौजूद है। दूसरा क्या है कि यहां पर हमारे स्किन कलर मौजूद है। ठीक है, यहां पर हमारा क्या है? हाइट का जीन मौजूद है। तो ये क्या है? ये जो पोजीशन है, ठीक है ना, किसी भी तो क्रोमोसोम नंबर के क्रोमोसोम 2 के 6वीं पोजीशन में जीन मौजूद है। इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे लोकस। ठीक है, तो लोकस क्या होती है? लोकस इज अ पर्टिकुलर पोजीशन इन पर्टिकुलर क्रोमोसोम वेयर जीन रिमेन्स प्रेजेंट। तो लोकस जो हो गया ये सिंगुलर हो गया, और बहुत सारे लोकस मिलकर के प्लूरल वर्ड क्या होगा? लोकाई। समझ आया रेयान? तो तुम यहां पर सर डीएनए का कहाँ रोल होता है? देखो। अच्छा चलो मैं इस बात को भी क्लियर, थोड़ा ऐसा थोड़ा तेज बोलो बेटा, क्या कह रहे थे? सर डीएनए का कहाँ रोल होता है? डीएनए का कहां पे रोल होता है? देखो चलो मैं बहुत सही आपको समझाता हूं। समझना ऐसा, ऐसा ये क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम दो चीज से मिलकर बना है, हिस्टोन नाम की प्रोटीन प्लस डीएनए। ठीक है, जीन किस चीज से मिलकर बना होता है? जीन इज मेड अप ऑफ 1 और मोर देन 1 डीएनए। तो एक या एक से अधिक डीएनए मिलके जीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये डीएनए है, ये डीएनए है, चारों तरफ हिस्टोन और हिस्टोन के साथ में डीएनए। ये डीएनए इस तरह से इसके अंदर भरा हुआ है, स्टफिंग है डीएनए की। ये डीएनए का लंबा सा टुकड़ा है। ये एक साथ 50 डीएनए है। ठीक है, 50 डीएनए और 50 डीएनए मिलकर के एक जीन बनाते हैं, जीन एक्स, ये जीन ए। समझ आया? डीएनए का टुकड़ा कंटिन्यूअस है, कहीं से रुका नहीं है। यहां से लेकर के यहां तक ये 200 डीएनए है आपस में एक सीक्वेंस में। ये दूसरा जीन बनाते हैं, जीन बी। अगले वाले सिर्फ 10 डीएनए हैं, 10 डीएनए मिलकर जीन सी बनाते हैं। 1000 डीएनए मिलकर जीन एक्स बनाते हैं। समझ आया लोग? ऐसा Yes, sir. genes are made up of DNA. They are found on chromosome. DNA and histone they make chromosome. अब समझ आया ऐसा? Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है, तो अब लिंक, अच्छा लिंकेज समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ? लिंक जीन हमेशा एक दूसरे के साथ में जाते हैं। समझ आया Yes, sir. कि नहीं आया? सब लोग बताओ। चलो जैसे कि समझो मेरी बात को। अभी क्या है कि लिंकेज का एक और एग्जांपल देख देता हूं। क्या है कि
हमारी दादी की आईज ब्लू थी और उनके हेयर जो थे कर्ली थे, ठीक है। राइट, अब क्या होगा, एक और जीन मौजूद होगा, आईज ब्लू, ठीक है, और हेयर कर्ली। अब क्या होगा, ये दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम में मौजूद हैं, ये लिंक है, ठीक है। हमारे दादाजी की जो आईज थी वो ब्लैक थी, ठीक है, और हेयर जो थे वो स्ट्रेट थे। मतलब कि ऐसा कोई भी बच्चा नई जनरेशन में होगा, ब्लू जीन वाला और कर्ली वाले जो दोनों बाल वाले जो जीन है एक ही साथ जाएंगे। मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं हो सकता जिसकी आईज ब्लू हो और जिसके हेयर स्ट्रेट हो। क्यों? क्योंकि ब्लू के साथ जो लिंक जीन है वो कर्ली वाला। अगर बच्चे की आईज ब्लू हैं तो 101% जो उसके हेयर होंगे वो कर्ली होंगे। मेंडल तो कहता है, तो इसका मतलब ब्लू आईज वाला और कर्ली हेयर वाला जीन अगली जनरेशन में एक साथ जा रहा है। मेंडल तो कहता है कि जीन अगली जनरेशन में जाने से पहले सेपरेट हो जाते हैं। अगर मेंडल की बात की जाए तो फेल हो जाते हैं। तो लिंकेज जो है वो मेंडल के लॉ का क्या है, वायलेशन करता है, मेंडल के लॉ को वायलेट करता है। जब जीन एक ही साथ पाए जाते हैं और जनरेशन टू जनरेशन एक ही साथ ट्रेवल करते हैं, ऐसे जीन्स को लिंक जीन कहा जा सकता है। पता ये समझ आया कि नहीं आया? बोलो भाई लोगों। जितने ज्यादा डीएनए होंगे वो ट्रेड उतना ज्यादा डोमिनेंट होगा। आयशा, आवाज फिर गई तुम्हारी आवाज। बोलो बोलो, क्या कह रही थी? मुझे लगता है वो तुम्हारा माइक्रोफोन खराब है। जितने ज्यादा डीएनए होंगे ट्रेट उतना डोमिनेंट होगा। नहीं आयशा, ऐसा नहीं है। जितने ज्यादा डीएनए होंगे ट्रेट को बनाने के लिए उतने ही ज्यादा टाइप के एंजाइम चाहिए होंगे या हार्मोन्स चाहिए होंगे, ऐसा है। समझे? ज्यादा डीएनए मींस मोर डीएनए मींस मोर नंबर ऑफ एंजाइम्स और हार्मोन्स रिक्वायर्ड मींस मोर कॉम्प्लेक्स ट्रेट। अब देखो लिंकेज का एक मैं आपको बताता हूं। लिंकेज का जो एक्सपेरिमेंट है, इसको सबसे पहले जो खोजा हुआ था वो बैटसन और परेट ने खोजा हुआ था 1906 में। दो साइंटिस्ट थे, बैटसन एंड पनेट। दोनों ने मिलकर के लिंकेज की। इसके बाद क्या हुआ, ये जो कॉन्सेप्ट हुआ 1910 में, जोलॉजी के एक साइंटिस्ट थे टीएच मॉर्गन साहब, जिनका अभी थोड़ी देर पहले हम लोग नाम ले चुके। तो टीएच जो मॉर्गन थे, टीएच मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने एक्सपेरिमेंट जिसपे किया था, he did his experiment
इन अ फ्रूट फ्लाई, एक फलों में पाई जाने वाली मक्खी है, उसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इस पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो टीएस मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो जूलॉजी में किए। पैटसन और परट में जो किए थे, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था प्लांट में। वो जो प्लांट था, दैट प्लांट वाज स्वीट पी। स्वीट पी क्या होता है? मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो पाइसम सटाइवा में किए थे, वो गार्डन पी था। और स्वीट पी क्या होता है? ये लेथाइरस ओडोरेटस होता है, ये दूसरा है। दोनों की पत्तियां अलग होती हैं, लेथाइरस ओडोरेटस, याद रखिएगा। ठीक है, लेथाइरस ओडोरेटस। तो ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। आप देखो क्या एक्सपेरिमेंट किया था। एक एक्सपेरिमेंट है, मैं एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ। दो ड्रोसोफिला है, इनका हम लोग क्रॉस करवाते हैं। पहला वाला जो ड्रोसोफिला है, ग्रे बॉडी, इसकी ग्रे कलर की बॉडी है, और इसके विंग्स जो है वो लंबे हैं, लॉन्ग विंग। तो ग्रे बॉडी को हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, और लॉन्ग विंग को हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर। दूसरा हमने इसका क्रॉस करवाया दूसरे एक ड्रोसोफिला के साथ में, उसकी बॉडी ब्लैक थी, ब्लैक बॉडी, और वेस्टिजियल विंग, मतलब छोटे छोटे विंग, वेस्टिजियल विंग। तो ब्लैक बॉडी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल जी से, और वेस्टिजियल विंग को मैं रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल एल से। डिप्लॉयड है तो जीन्स दो दो पाए जाए, वो ये दो दो पाए जाएंगे। तो ऐसा कर लेते हैं, एक ये जीन हो गया, एक ये क्रोमोसोम हो गया, एक ये क्रोमोसोम, कैपिटल जी, कैपिटल जी, कैपिटल एल, और कैपिटल एल। ये इसके क्रोमोसोम हो गए। इस वाले के साथ में क्या है? ब्लैक बॉडी, ये दो क्रोमोसोम हो गए, ब्लैक बॉडी, स्मॉल जी, वेस्टिजियल विल, स्मॉल एल, स्मॉल। गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और गैमीट फॉर्मेशन में क्या होगा कि दोनों एक दूसरे से, है ना, मियोसिस होगी। मियोसिस में ये इसके साथ फ्यूज करेगा, और ये इसके साथ फ्यूज करेगा, है ना। इसके साथ, है ना। फिर दूसरे वाले पे आ जाता है, ये इसके साथ, और फिर ये इसके साथ। अब जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा वैसा बनेगा। ये कैपिटल जी, कैपिटल एल, कैपिटल जी। तो नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला। चार जिन का है,
सही है। स्मॉल जी स्मॉल एल, स्मॉल जी स्मॉल एल, स्मॉल जी स्मॉल एल, स्मॉल जी स्मॉल एल, है ना। तो अब देखो क्या हुआ, जितने सारे बने सब कैसे बनेंगे, अब ये ग्रे और लॉन्ग डोमिनेट है, तो जितने बने ऑल ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग्स, है ना, लॉन्ग विंग्स वाले बने। अब देखो यहां पर क्या है कि कोई भी कॉम्बिनेशन आपको इस पूरे क्रॉस में दोबारा फिर से हम लोग सेल्फिंग करवाते हैं, इसको नोट कर लो, फिर सेल्फिंग करवाते हैं, पहले नोट कर लो और फिर सेल्फिंग करवाते हैं F2 जनरेशन। ये था पेरेंटल जनरेशन P1, ये F1 जनरेशन है। अब इसके बाद दोबारा से गैमीट सेल्फिंग कराएंगे और F2 जनरेशन बनाएंगे, जल्दी नोट करो। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, दो करेक्टरिस्टिक लोग ले रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस है एक तरह से, है ना, दो करेक्टरिस्टिक ले रहे हैं, दिस इज डाई हाइब्रिड मेंडल का। नोट करके जल्दी मैसेज करो। ठीक है, डन। ठीक, अब देखो, तो पहला हमारा क्या है, कैपिटल जी, कैपिटल एल, कैपिटल जी, कैपिटल एल, स्मॉल जी स्मॉल एल, स्मॉल जी स्मॉल एल, करा देते हैं क्रॉस, फिर से क्रॉस कराते हैं भाई। अब देखो, अब फिर से जो कॉम्बिनेशन बनेगा, कैपिटल जी कैपिटल एल, कैपिटल जी कैपिटल एल, कैपिटल जी कैपिटल एल, कैपिटल जी और कैपिटल एल। दूसरा वाला क्या बनेगा, स्मॉल जी स्मॉल एल, स्मॉल जी स्मॉल एल, नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया, तो पहला बनेगा कैपिटल जी कैपिटल एल, कैपिटल जी कैपिटल एल, एक ये बनेगा। दूसरा बनेगा कैपिटल जी कैपिटल एल, स्मॉल जी स्मॉल एल। तीसरा भी बनेगा स्मॉल जी स्मॉल एल, कैपिटल जी कैपिटल एल, ये दोनों एक ही जैसे बनेंगे। तीसरा वाला बनेगा, चौथा वाला बनेगा स्मॉल जी स्मॉल एल, स्मॉल जी स्मॉल एल। देखिए यहां पर क्या है, ये सब क्या है,
दे ऑल आर पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंटल, ठीक है, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो पेरेंटल कॉम्बिनेशन। कोई भी ऐसा ऑफस्प्रिंग नहीं बना जिसके की ग्रे बॉडी हो, ठीक है, जिसमें ग्रे बॉडी हो और वेस्टिजियल विंग, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन जिसमें कि ब्लैक बॉडी हो, ठीक है, और लॉन्ग विंग, तो सब पेरेंटल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ये मेंडल का डाई हाइब्रिड, यहाँ पे क्रॉस क्या है, यहाँ पे क्या रेशियो आ रहा है, यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो आ रहा है 1:2:1, ये जीनोटिपिक रेशियो है। और फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है, फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पर आ रहा है 3:1 का, किसमें, F2 जनरेशन में, किसमें, डाई हाइब्रिड क्रॉस में। जबकि मेंडल के हिसाब से रेशियो क्या होना चाहिए, 9:3:3:1। मेंडल के इस रेशियो को ये डिनाई कर रहा है, डिफाई कर रहा है। इसीलिए ये इसलिए कर पा रहा है क्योंकि जीन यहाँ पे, जीन क्या है, लिंक्ड हैं, और लिंक्ड जीन क्या होते हैं, जब अगले जनरेशन में जाते हैं तो एक दूसरे से साथ रहते हैं, एंड दे डू नॉट सेग्रीगेट, यही लिंकेज है, ठीक है, इसमें कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा, सब पेरेंटल कॉम्बिनेशन। नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, क्लियर, पक्का क्लियर है सबको? जल्दी से बताओ, रक्षा, आयशा, दोनों। हो गया, डन? ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, चलो ठीक है, सी यू, बाय।